नमस्ते बच्चों, क्लास 12th का जो अभी मंथली टेस्ट हो रहा है उसमें आज हम गणित पे चर्चा करने वाले हैं। कोड देखिए 121 327 है। अगर आपका यह कोड है तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, अन्यथा इस वीडियो को आप इस रूप में देखिए कि कुछ सवाल हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे हमें पता चला है कि पूरा बिहार में यही सवाल जो है बच्चों को दिया गया है। तो ये मंथली टेस्ट में देखिए, अगर आप देखे होंगे तो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया था और बोला जा रहा था कि 25 का आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो हम 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये 30 ऑब्जेक्टिव जो है इसको हम एक एक करके अभी कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टोटल जो है विषय कोड याद रखिएगा, इस विषय कोड पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए पे सिर्फ आज चर्चा होगा और सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके मंथली टेस्ट में आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और जो है बउआ, पहला सवाल हमारे सामने आ गया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आ गया, इसे हम बना दिए। देखिए 10x का क्या होता है, तो इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता देते हैं क्योंकि कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछा गया है। जब 2 नंबर का ये सवाल आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सर 10 को हम लिख देंगे साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो हम बोलेंगे सर लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे ना सर, कोस एक्स को टी मान लेंगे। तो मान लीजिए सर, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको टी मानते हैं उसका हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा मेरे भाई डी टी बाई डी एक्स। तो अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो dx का वैल्यू हमें क्या यहाँ से निकल जाएगा, माइनस डी टी बाई साइन एक्स, माइनस डी टी बाई साइन एक्स। अब इस सवाल पे आइए, तो ये सवाल मेरा कैसा दिखने लगेगा, ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ बढ़ाए हैं तो ये साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा। ठीक बात है, लेकिन कोस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कोस एक्स को तो आप टी माने थे तो यहाँ टी लिख दीजिए और dx का वैल्यू हम यहाँ निकाले, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक बात, बोलिएगा ठीक है सर। अब क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बोलिएगा हाँ सर। और ये क्या है, 1/t है और 1/t का क्या मतलब होता है, माइनस लॉग टी प्लस सी। बोलिए हाँ कि ना। और अगर हम इसमें t का वैल्यू रख दें, जो कि मेरा क्या था, कोस एक्स था, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 10x का 2 फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं। एक तो ये वाला यूज करते हैं और कभी कभी प्लस में यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब लॉग जब मेरा माइनस में होता है तो क्या करते हैं, इसको हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो जब लॉग को प्लस में करना है तो लॉग और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अगर हम इतना लिख देंगे तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी लॉग मेरा माइनस में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस को जो इसके साथ दिख रहा होगा उसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो लॉग मेरा प्लस में हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, 10x के रूप में हमें यूज करना है। ऑप्शन से अगर मिलाइएगा तो यहाँ मोड लगा दीजिए, आपके सवाल में भी मोड नहीं लगा हुआ था तो हम इसीलिए नहीं लगाए थे। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, लॉग सेक एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल को देखिएगा तो इसमें आइंस्टीन न्यूटन बनने का जरूरत नहीं है। इसमें हमको कुछ बातें नहीं समझ में आया कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। अगर ऑप्शन के अनुसार से जाइएगा तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हम इस सवाल को छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये भी देखो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें हम क्या ही दिमाग लगाना। इस सवाल को देखिए, टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में भी एक इन्वर्स वाला सीधा फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से, दोनों जगह से एक एक ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 6 इन्वर्स का फॉर्मूला है, 6 वो आप याद रखिए। ऐसे भी सारा फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई सारा सवाल कैसे बनेगा बिना फॉर्मूला का गणित में। आगे बढ़ जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी से। अब यहाँ देखिए क्या है, 1/, जब भी यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण दिखता है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे लॉग 1 प्लस एक्स। समझे कि नहीं समझे। और एक्स का इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1,
तो उसको नीचे लिखा जाता है। तो एक लिखने से कोई फायदा है क्या? तो नहीं लिखते हैं। ऐसे डायरेक्ट आपको समझाने के लिए याद रखिएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर हम आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे दिए कि जी 3x + 5 का आप इंटीग्रेशन निकालिए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसको क्या कीजिएगा? लॉग के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको t मान के बनाया जाता है तो उतना बनाना नहीं हमें। और नीचे क्या करना है? जो x का गुणांक होगा उसको लिख देना है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप समझिएगा तो 3x + 5 का डिफरेंशिएशन 3 ही आने वाला है। हम एक सवाल और इस पे आपको समझा देते हैं। अगर हम आपको बोल दिए कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे? इसको लॉग 7x घटाओ 5 लिख देंगे, और जो x का गुणांक है उसको नीचे ले आएंगे। जो x का गुणांक है क्या करेंगे? उसको नीचे करके लिख देंगे, या इसी को हम चाहेंगे तो 1/5 लॉग इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें लगता है आपको बात ये समझ में आया होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? लॉग 1 + x + c, क्योंकि x का गुणांक 1 है तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो ऑप्शन में मिला लीजिए, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसको हम अपना आंसर बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। तो ये क्या है? ये जो है यहाँ पे जो है आपको खंडसा वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो याद कीजिए खंडसा वाला रूल में क्या होता था? आइलेट के कॉन्सेप्ट से हम फलन तय करते थे कि कौन मेरा पहला फलन होगा, कौन मेरा दूसरा फलन होगा। अगर f(x) को हम पहला फलन और g(x) को हम दूसरा फलन माने, तो यहाँ पे पहला दूसरा करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत बच्चा पहला दूसरा फलन के रूप में इस चीज़ को समझा होगा। ऐसे f(x) g(x) से भी आप समझ सकते हैं। तो मेरा सवाल क्या है? log x। सवाल क्या है बुआ? log x। तो यहाँ पे तो एक ही फलन दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस केस में? एक दूसरा फलन क्या ले लेते हैं? दूसरा फलन के रूप में हम 1 को ले लेते हैं। दूसरा फलन के रूप में क्या ले लेते हैं? 1 को ले लेते हैं। तो अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो ये मेरा पहला फलन का काम करेगा, और ये जो है मेरा दूसरा फलन का काम करेगा। आइलेट के हिसाब से भी अगर देखिएगा तो यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है। अब देखिए क्या कहता है खंडसा में, जब दो फलन गुना में दिया रहेगा तो आइलेट के आधार पे, ठीक है, हम तय कर लेंगे कि कौन मेरा पहला फलन है और कौन मेरा दूसरा फलन है। ये आपको पता होना चाहिए बात। और इसके रिजल्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या करते हैं? जो मेरा पहला फलन आया, जो मेरा f(x) आया, उसको एज इट इज रहने देते। तो यहाँ इस सवाल में मेरा पहला फलन log x है, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और gx का यानी कि जो दूसरा फलन है उसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर, इतना हो गया। ध्यान से देखो, माइनस माइनस हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका? तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) का मतलब पहला फलन का डिफरेंशिएशन। मेरा पहला फलन क्या है इस सवाल में? log x। तो इसका 1/x। f(x) का मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और गुने इंटीग्रेशन gx का। gx क्या है? 1। तो इसका हो जाएगा x। और इस सब का हमको फिर से क्या निकाल देना है? इंटीग्रेशन निकालने देना है। तो कहानी को अगर आगे बढ़ाइएगा तो log x गुने x माइनस, ध्यान से देखिए कट के क्या हो गया? 1, और 1 का इंटीग्रेशन निकालना है मतलब x। यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसको आगे कर दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस सवाल का फाइनल आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। खंडसा वाला रूल लगा है u/v वाला, ठीक है। जैसे आप समझे तो ऑप्शन में जहां भी दिख रहा है, ठीक है, शायद सी में दिख रहा है, यही ना आंसर आया था। हाँ, x log x घटाओ x + c, ठीक है। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। खंडसा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है। इस सवाल को देखिएगा तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 10x + c का, ठीक है। सीधा फॉर्मूला यूज हुआ है। आगे बढ़ जाइए, इसको देख लीजिए। x पे पावर n लगेगा, तो x पे पावर n में हम क्या करते हैं? x जो पावर है +1 कर दो, और नीचे में भी +1 करके +c कर दो। तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 1/2, और ये भी हो जाएगा प्लस में 1/2। अरे देखो ना, ये 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलिएगा हाँ सर, ठीक है। तो अब ये 1/2 क्या होगा? इधर जाके 2 हो जाएगा। इसी को हम √x लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि पावर हाफ का मतलब रूट हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आपको पता है ये बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है 2 नंबर में भी बहुत बार सवाल आया है, और ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आया है। और यह देखिए आपके मंथली एग्जाम में भी इस सवाल को दिया गया है। जब भी इंटीग्रेशन में 10² दिखता है हम उसको सेक के फॉर्म में लिख लेते हैं। बोलिएगा हाँ सर, तो लिखिएगा sec² घटाओ 1।
अरे बोलो भाई, क्या हम 10 स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं? याद करो ना, 10th में ही हम ये फॉर्मूला पढ़े थे। एक 10 क्या होता है? सेक होता है। तो इसको इधर भेज दीजिएगा, बोलिए हाँ कि ना। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या होगा? 10x और 1 का x प्लस सी। ऑप्शन से मिलाइए, कहीं मिल रहा है क्या? कहाँ है? डी में है शायद। हाँ, तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, अभी तुरंत ये बताए लॉग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ये क्या है? रैखिक समीकरण है। तो क्या हो जाएगा? लॉग जो है उसी को लिख दीजिए प्लस सी, और x के गुणांक को यहाँ आगे ले आइए। या तो हर के रूप में लिख सकते थे, या आगे ले आइएगा। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है सी में। तो इस सवाल का ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बउआ, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। ई पे पावर 2x दिखा, ई के फॉर्म वाला जो भी दिखेगा इस तरह का फलन, इसमें क्या करना है? जो है वही लिख दो, जो है वही लिख दो, और ई पे जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन नीचे। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे लिख दीजिए प्लस सी। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह का फलन दिखेगा ई पे पावर वाला, तो उसको एज इट इज लिख दो, और जो यहाँ पे दिख रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख दीजिएगा। अगर बेसिक सा सवाल है इस तरह का, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इस सवाल को अगर ध्यान से हम देखेंगे, तो क्या हम इसमें ई पे पावर x प्लस 1 को t मान लें? तो आप बोलिएगा सर मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है जिसको t मानते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा, और ये dt बाई dx हो जाएगा। तो dx का वैल्यू सर यहाँ से dt बाई ई पे पावर x आ जाएगा। तो यहाँ रखना अगर हम चाहेंगे, तो ये ई पे पावर t हो जाएगा, और इसको सॉरी ई पे पावर x हो जाएगा, ई पे पावर x हो जाएगा। और इसको हम क्या माने? t माने, तो यहाँ t लिख देंगे, और dx का वैल्यू हम निकाले हैं dt बाई ई पे पावर x। ये कट गया, और ये क्या दिखने लगा? ये दिखने लगा सर कुछ ऐसा। और इसका मतलब क्या होता है सर? log t होता है सर। और t का वैल्यू क्या है सर? तो सर अभी t तो हम माने थे ई पे इसको, तो हाँ कि ना। तो इस तरह से ये मेरा इस सवाल का आंसर हो सकता है। और वेयर इज ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन सी में ये चीज दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत बच्चा हमको मैसेज करके ये सवाल पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे इसको बनाइएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ई पे पावर लॉग कोस एक्स। एक बात याद रखिएगा, जब भी ई पे पावर लॉग दिखे उसको गायब कर दीजिए, जादू कीजिए। गणित में बहुत जादू होता है, इसको गायब कीजिए और इसका वैल्यू हो जाएगा cos x। यानी मेरे भाई, ये ई पे पावर log sin x का मतलब होता है cos x, बस। ठीक है, कुछ भी दिख जाए, अगर आपको कभी दिख जाए ई पे पावर log और इसके साथ दिख जाए x, तो इसका मतलब ये लिखल है भैया x। आ रहा है समझ में? क्या है इसका हम कारण आपको समझा देते हैं। देखिए, तो ई पे पावर log कोस एक्स है, ये मेरा कंटेंट हो गया। इसको हम मान लेते हैं बाई, इसको क्या मान लेते हैं? बाई। और दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लीजिएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो क्या इतना आप पढ़े हैं कि जब लॉग लीजिएगा तो उसका जो बेस होता है वो आगे आ जाता है? बोलिएगा हाँ सर। तो ये पार्ट जो है आगे आ जाएगा। तो आप लिखिएगा ठीक है सर, तो ये हो जाएगा log cos x इंटू लॉग। कुछ ऐसा इसको लिख देंगे क्या? तो बोलिएगा हाँ सर, हाँ सर। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये तो आपको पता होगा। इसका मतलब क्या है? 1 है, ये खत्म हो गया। तो ये कैसा दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा log cos x बराबर log y। क्या दिखने लगेगा? log cos x बराबर log y। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा मेरे भाई, तो क्या अब यहाँ से cos x y के बराबर नहीं हो जाएगा? तो बोलिएगा सर, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि y बराबर cos x हो गया। तो y किसको माने थे आप? इस चीज़ को माने थे, और y का मतलब ये हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इतना लोडे नहीं लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है,
जब भी कहीं भी दिखेगा, हम फिर आपको समझा देते हैं, ई पे पावर लॉग के साथ जो दिख गया ना बराबर में इसी को लिख दीजिए, वही उसका वैल्यू होता है। यानी कि अगर इस सवाल पे हम गौर करेंगे, इस सवाल पे गौर करेंगे तो इतना का मतलब क्या है? इतना का मतलब है सर कोस एक्स। इतना का मतलब क्या है? कोस एक्स। मतलब हमसे वो कोस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन एक्स प्लस सी होता है। आगे बढ़ जाइए और इस सवाल को देखिए। ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है जहां तक हमको दिख रहा है, ठीक है। तो जो है सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस सवाल को अगर हम देखें, इस सवाल को अगर हम देखें, एक तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर में सवाल दे दे तो क्या कीजिएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x को, यहाँ पे x को a साइन थीटा मान लेना पड़ेगा, ताकि ये रूट से बाहर हो जाए, क्योंकि रूट हटाना है। तो जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। किसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा बउआ? तो थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ हम थीटा के रूप में चीज को मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a कोस थीटा, x का डिफ्रेंसिएशन थीटा के सापेक्ष dx बाई डी थीटा, और ये a बाहर हो गया और साइन का कोस हो गया। बोलिएगा हाँ सर। तो अगर हम यहाँ से dx का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? डी थीटा इंटू ए कोस थीटा आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब हम सवाल पे वापस आते हैं, सवाल पे वापस आते हैं। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम dx की जगह हम लिख सकते हैं a कोस थीटा। ध्यान से देखिएगा, और सवाल में नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर। एक्स का मतलब इतना है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, और डी थीटा को यहाँ ले आते हैं। यहाँ तक कोई लफड़ा बुआ? बोलिएगा सर कोई लफड़ा नहीं है। अब अगर हम कहानी को और आगे बढ़ाएं और आपको समझाना चाहें, अगर हम आपको समझाना चाहें सर, तो ए स्क्वायर, चलो पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ए स्क्वायर क्या कॉमन ले ले रूट के अंदर ही? बोलिएगा हाँ सर ले लीजिए। तो ये दिखने लगेगा एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। बोलिएगा हाँ सर दिखने लगा। अब क्या इतना आपको आइडिया है, क्या इतना आपको आइडिया है कि ए स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो ए हो जाएगा? हाँ सर। और ये हो जाएगा एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या दिखने लगेगा? एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। और सर अब हम क्या करते हैं, इस ए और ए को काट देते हैं। तो हाँ सर काट दीजिए। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, कोस थीटा तो यही था ऊपर में, और ये ध्यान से देखिएगा। तो एक घटाओ साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है, और रूट के कारण ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये तो एक हो गया। तो एक थीटा को अमूमन हम इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं? सिर्फ इतना लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा के सापेक्ष हम एक का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो थीटा प्लस सी हो जाएगा। थीटा का मान कहाँ से निकालिएगा? तो यहाँ से निकाल दीजिएगा इन्वर्स के तरकीब से। तो क्या हो जाएगा? x बटा ए। ध्यान से देखिए, तो आप पहले ये इधर चला जाएगा और फिर साइन इधर आएगा। जब फिर साइन इधर आएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थीटा का मान आ गया। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इन्वर्स x बटा ए। साइन इन्वर्स x बटा ए लिख दिए थीटा की जगह, प्लस सी। कहीं ऑप्शन में है क्या? कहाँ है ऑप्शन में? शायद बी में हमें दिख रहा हो। चलिए, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब आइए इस सवाल पे, ठीक है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, आप हर को देखिए, अंश को एज इट इज रहने दीजिए, अंश को एज इट इज रहने दीजिए, और हर को देखिए। तो ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो आप बोलिएगा हाँ सर इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2। इसको तोड़ दिए, ठीक है। गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x घटाओ 2। यहाँ से अगर हम क्या ले लें, माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से हो जाएगा x घटाओ 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर x घटाओ 1 और x घटाओ 2 आ जाएगा। यानी इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका जब गुणनखंड करेंगे हम बउआ, तो इतना आ जाएगा।
तो x घटाव 1 और x घटाव 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से आप समझिए, ये एज इट इज रह गया, इसका हम गुणनखंड करके ऐसा लिख दिए। कोई दिक्कत क्या? तो बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अभी कट गया। तो अब ये सवाल कैसा दिखने लगेगा? ये सवाल कुछ ऐसा दिखने लगा। और इसका मतलब क्या है? रैखिक, यानी इसको हम क्या लिख देंगे? log x घटाव 1 प्लस सी। कोई दिक्कत क्या? तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? शायद सी में दिख रहा है। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। आगे बढ़ जाइए। इसमें हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी मान लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू दिखने लगेगा सर डी टी बाई 2x। क्या दिखने लगेगा? डी टी बाई 2x। अब सवाल पे आइए, x की x इसको आप t मान लिए, x की x इसको आप t मान लिए, और dx का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं डी टी बाई 2x, अब हम क्या करेंगे? इस x और x को काट देंगे, ठीक है। 1/2 को बाहर कर देंगे, ये 1/t इंटू डी टी दिखेगा। 1/2 को ऐसे रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए log t, और t का वैल्यू रख देंगे। तो t का वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब इस सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सीधा क्या है? फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह सर हम लिख देंगे कोस 2x इंटू डी एक्स। अरे भाई क्या आपको पता है ना कि भाई ये सीधा, इसका मतलब क्या होता है? सीधा कोस 2x। और कोस 2x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन 2x बटा 2 आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर आ जाएगा। तो ऑप्शन में मिलाइए ना सर, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, इस सवाल को देखिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट का सवाल है, ठीक है। तो सारणिक में क्या हम करते थे? इसको इससे गुना करते थे। तो इसको इससे गुना कीजिएगा -81, माइनस का साइन देते थे, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? -16। तो -81 प्लस 16, यानी कि ये घट जाएगा और घट के माइनस में आ जाएगा कितना? 65। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस सवाल का सही जवाब हो सकता है। अब इस सवाल पे आइएगा तो सेम ये इससे गुना होकर हो जाएगा -x/, माइनस का साइन देंगे फिर इसको गुना करेंगे तो x/, हो जाएगा, और इसका मतलब है -2x/, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, तो अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे तो ये 3 2 1 है, ठीक है सर। ये 5 3 2 है, ठीक है सर। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या इस पंक्ति से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ सर हो सकता है, सारणिक में ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो हमको माने नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो R1 है वही R3 है। तो R1 R3 क्या हो गया? बराबर हो गया। R1 R3 क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका सीधा मान क्या हो जाएगा? 0। तो 2 गुने 0 क्या होता है? 0। कहानी खत्म। तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे तो इस सवाल में हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 8 11 है और ये भी 7 8 11 है। तो सेम कॉन्सेप्ट लग गया और इसका आंसर हम सीधा 0 बता देंगे, ठीक है। ये बेसिक सा रूल आप सारणिक में पढ़े होंगे, ठीक है, कि कोई भी स्तंभ या पंक्ति जो है अगर बराबर होता है दो तो उसका सीधा वैल्यू 0 हो जाता है, निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सवाल है। इसको इससे गुना करिएगा x माइनस, देखो ये इससे गुना होकर x, ये लॉजिक वाला माइनस आया, कॉन्सेप्ट वाला, और ये इससे गुना होकर -y, यानी कि x प्लस y जो है इस सवाल का जवाब हो सकता है। बोलिए हाँ कि ना। अब जो है इस सवाल पे ये, ठीक है, इसमें ऑप्शन जानबूझ कर नहीं दिए, बस जोड़ने के लिए कहा जा रहा था 2 मैट्रिक्स को। तो जोड़ दीजिए, ये इससे जुटकर 3 हो जाएगा, ये इससे जुटकर 3 हो जाएगा, ये इससे 7 और ये 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिएगा जहाँ होगा वही हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, गुना करने के लिए कह रहा है, ठीक है।
तो अगर ध्यान से, प्यार से और अस्थिर से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सर ये तो आई है, और आई को कोई भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे, ठीक है, वो गुना वाला शर्त को पूरा करे कि भाई एक्कर जो स्तंभ की संख्या है, एक्कर जो पंक्ति की संख्या है वो बराबर हो। तो ई भी 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है, ई भी 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ तो गुना क्या है, परिभाषित है इस मैट्रिक्स का, क्योंकि हर मैट्रिक्स का गुना परिभाषित नहीं होता है। तो इसका गुना परिभाषित है, ये आई है, तो आई को कोई भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। वो एक की तरह काम करता है। जैसे 7 गुने 1 क्या होगा, 7, 8 गुने 1 क्या होगा, 8। उसी तरह से इतना गुण इतना क्या होगा, 1 1 1 1। ऑप्शन में जहां दिख रहा होगा उसको आप अपना सही जवाब मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 हो गया। इसको देखिएगा ध्यान से, तो ई आई है, गुना परिभाषित है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, तो आप बोलिएगा हाँ, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ इसको गुना कर देना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इससे गुना होगा पहले तो इसको इससे गुना कीजिएगा 0, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1, इसको इससे गुना करिएगा 0, इसको इससे गुना कर दीजिएगा 1, ठीक है। ये जब इससे गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा, ये इससे गुना होगा 0 आ जाएगा। यानी फाइनल आंसर अगर बोलिएगा तो 1 1 0 0 आ जाएगा। ऑप्शन में जहां दिख रहा है उसको आप अपना आंसर बोल सकते हैं। और इस सवाल पे आ जाइए, और ये आखिरी सवाल है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ई भी शायद आई है, ठीक है, और ई भी आई है, तो आंसर भी आई हो जाएगा। तो जहां ऑप्शन में दिखेगा उसको आप अपना क्या बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। तो यही 30 सवाल आपके इस मंथली टेस्ट में आया था। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। और एक बात भाई हम अभी ही बता देते हैं, हो सकता है कहीं एक आधा सवाल गलत हम बता दिए हों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ क्या हम बोले, ठीक है। तो वो आपके सामने जाएगा तो अगर एक आधा सवाल इधर उधर हो गया या कहीं कुछ छोटा मोटा इधर उधर गलती हो गया है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे। और अगर यह कॉन्सेप्ट और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमको बताइए, तो इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।